हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छी तैयारी चल ही रही होगी आपकी। और आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको वैसे भी आना चाहिए कि भाई वर्क क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एनर्जी क्या होती है ना। जनरल नॉलेज में भी आपके होना चाहिए कि भाई वर्क क्या होता है, एनर्जी वगैरह क्या होती है, ठीक है। और ये टॉपिक सीटेट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके PYQ हम करने वाले हैं, बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखिए हमारे साथ पूरी सीरीज़ में। ट्रस्ट अस, हम आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे जिसमें CDP और साइंस सारा पोर्शन, हम मैथ्स वगैरह सब चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो बस बने रहिए, आपका प्यार, आपका मेहनत, बस हमें वही चाहिए, ठीक है। बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, 1 बाय 1 करेंगे वर्क क्या होता है ना। सो वर्क बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है। बस आप नोट्स वगैरह बनाते रहिए, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँ वो लिखते रहिएगा। वर्क किसको बोलते हैं? ठीक है, अ वर्क इज सेड टू बी डन, अ वर्क इज सेड टू बी डन if a body is displaced by applying some force, by applying some force ओके। स्टार, अब इस डेफिनेशन में थोड़ा मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि हमेशा नहीं, है ना। बट हम जनरली वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब एक बॉडी डिस्प्लेस होगी, है ना। बट एक केस ऐसा आता है कि जहाँ डिस्प्लेस होगी और वर्क डन नहीं होगा, है ना, वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी ये मान लो मोटा मोटा कि अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क हो रहा है ना। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, है ना। अगर वर्क क्या है इसके अंदर, आपकी मेहनत, और अगर आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया तो इसका मतलब वर्क डन हुआ है, अदरवाइज ज़ीरो है वर्क डन, है ना। तो हम उन सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे कि जिन सिचुएशन में वर्क डन ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन क्या हो सकता है ना। वो सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे हम, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ अ बॉडी डिस्प्लेस बाय अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। मैंने सार इसलिए लगा दिया क्योंकि एक केस होता है जहाँ पे वर्क डन अगर डिस्प्लेस होगी तब भी ज़ीरो होगा, पॉजिटिव वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन कितने होते हैं बच्चों मेरे। टाइप्स ऑफ वर्क डन, ठीक है। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई। वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा F.S cos थीटा, ठीक है। कई बुक में ये सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये क्या है, 1 बाय 1 मैं बता देता हूँ। वेयर W तो पता है वर्क ही है ना। F क्या है? फोर्स। S क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा क्या है? थीटा बोलते हैं इसको बच्चों, ये थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो ये एंगल किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ वर्क डन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो वर्क डन है वो होता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन। किसको हम पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन, कौन सा वर्क डन पॉजिटिव होगा? जैसे अगर फोर्स की डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो हमारा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव वर्क डन है। कैसा वर्क डन है बेटा? पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और गाड़ी क्या कर रही है, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ना। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ हो रही है तो पॉजिटिव वर्क डन है। मान लो मैं इसको पुश कर रहा हूँ आगे की तरफ, फोर्स भी इस तरफ लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, तो ऐसे वर्क डन को बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वर्क डन। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अकर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। इस सिचुएशन में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा बताओ? दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है? थीटा, मतलब एंगल वो हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है बेटा। ओके, तो ये कौन सा वर्क डन होगा? हमारा पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा होगा बेटा? वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। फॉर एग्जांपल जैसे पुशिंग अ टेबल, ठीक है,
और किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल को किक करना भाई। तो ये सब क्या है बेटा, ये हमारे पॉजिटिव वर्क डन है, जब हमारे उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेगेटिव वर्क डन। कुछ नेगेटिव वर्क डन भी होता है, हाँ होता है बच्चों। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, देखो नेगेटिव वर्क डन किसको बोलेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, मतलब अपोजिट साइड में एक्ट कर रहे हो, भाई फोर्स इस तरफ हो और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, तो थीटा कितना हो बेटा, 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री, एंटर पैरेलल, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो ऐसे वर्क डन को बोलेंगे हम नेगेटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें आ जाएगा सेम डायरेक्शन। ऐसे एग्जाम्पल जैसे बताओ भाई, एग्जाम्पल है जैसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना। जैसे मान लो मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, स्लाइड करा रहा हूँ मान लो इसको, है ना, तो अब इसका फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है। देखो फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि मैं इसको ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है। कैसा होता है, नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना। जैसे मान लो, देखो जैसे एग्जांपल है, मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ बेटा, है ना, ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मैं जो है फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, आप ये बताओ, इसका वेट किस तरफ है, फोर्स का मतलब वेट किस तरफ है, इसका डाउनवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। तो मैं अगर इसको ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है, लेकिन इसका वेट इस तरफ नीचे की तरफ है। वेट क्या होता है, वेट फोर्स होता है ना। तो किसी चीज़ को अगर पुल करना तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी, लेकिन उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा। वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ओके। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। कौन सा, नेगेटिव वर्क डन। अब हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। किसकी बात करते हैं बेटा, जीरो वर्क डन। ठीक है, जीरो वर्क डन ये मैं अलग से थोड़ा सा बताऊंगा। जीरो वर्क डन, अब देखो मैंने वर्क का फॉर्मूला बेटा तो मैं बताया था क्या, एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और थीटा मतलब एंगल। अब ये बताओ मुझे डब्ल्यू की वैल्यू कब कब ज़ीरो हो सकती है। फर्स्ट केस हो सकता है जब हमारा फोर्स ज़ीरो हो। क्या हो, फोर्स ज़ीरो, या तो फोर्स ही ना लगे, किसी बॉडी में फोर्स ही ना लगाऊं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वर्क डन की पहली कंडीशन है जब हमारा फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो। जब हम किसी चीज़ को, अब फोर्स कब ज़ीरो हो सकता है, अब ये बताओ फोर्स कब ज़ीरो हो सकता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन देखो मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 - v1 अपॉन t2 - t1। जिन बच्चों ने एक्सेलरेशन का लेक्चर नहीं देखा, मैं उनको सजेस्ट करूँगा तो एक्सेलरेशन वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए। रेस्ट और मोशन में मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, थोड़ा पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना। अब देखो एक्सेलरेशन दो सिचुएशन में ज़ीरो हो सकता है, या तो v2 और v1 दोनों वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो, है ना, या तो इसकी भी वैल्यू ज़ीरो, इसकी भी ज़ीरो हो। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो सिचुएशन ये है कि v2 और v1 दोनों क्या हो हमारे ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा, ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है भाई, है ना बच्चों। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। और एक्सेलरेशन दो सिचुएशन में ज़ीरो हो सकता है, या तो दोनों वेलोसिटी सेम हो। कब सेम हो सकती है दोनों वेलोसिटी, मतलब यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब क्या हो बेटा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है बेटा। दूसरी सिचुएशन है एक्सेलरेशन कब ज़ीरो हो सकती है, या तो v2 और v1 दोनों क्या हो हमारे पास, सेम हो। क्या हो, सेम। अगर v2 और v1 की वैल्यू तुम सेम रख दोगे तो ये कट जाएगा भाई, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो कट जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में, समझ में आया।
तो दो सिचुएशन में फोर्स जीरो हो सकता है। कब? या तो बॉडी बिल्कुल रेस्ट हो, पड़ी हो तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, या यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब 40 की स्पीड है तो 40 की स्पीड से चल रही है, 50 है तो सिर्फ 50, चेंज नहीं हो रही हो वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है बेटा, ठीक है। तो फोर्स जीरो हो जाएगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो होगी, वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला केस मैं जब ले रहा हूँ जब फोर्स जीरो होगा। दूसरा सिचुएशन क्या है बेटा? या तो एस जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब मैं किसी चीज़ को पुश कर रहा हूँ, जैसे मान लो इस दीवार को पुश कर रहा हूँ, भाई इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है? इसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट भी ना हो, ठीक है। नो फोर्स, पहली केस है नो फोर्स, दूसरा नो डिस्प्लेसमेंट। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री, कितनी हो? 90, क्योंकि बेटा cos 90 होता है हमारा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, cos 90 आपका कितना होता है? ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो। अब cos, तीन चीज़ें याद रखना भाई, एक तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, cos 90 कितना होता है? 0, और cos 180 कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। इसलिए वर्क डन -1 आता है ना भाई। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? देखो, एफ एस कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे, जीरो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है जब cos 0 हो जाएगा 1 तो फॉर्मूला आ जाएगा प्लस एफ डॉट एस, पॉजिटिव वर्क डन है, ऐसे सीधा ले लो। दूसरा क्या हो सकता है? वर्क डन एफ एस कॉस 180, cos 180 क्या होता है? -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? -1 रखो cos 180 की जगह, तो माइनस एफ एस। ये कब सिचुएशन है? दोनों अपोजिट साइड में एक्ट कर रहे हो। अब तीसरा सिचुएशन है, मैं समझा ही रहा हूँ आपको कि थीटा जब कितना हो? 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो W इजकल टू एफ एस कॉस 90, और cos 90 कितना होगा? जीरो, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। ऐसा कब होता है बेटा? ऐसा होता है सर्कुलर मोशन में जनरली। जैसे मान लो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है, और एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है बेटा, अर्थ, ठीक है। अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के, देखो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट जब भी रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ उसको हमेशा अपनी तरफ खींचना चाहती है, यानी उसका जो फोर्स है वो इस तरफ होता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं सेंटर की तरफ आए हमेशा। सैटेलाइट धीरे धीरे किस तरफ चली जाए? अर्थ की तरफ, यानी एक फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचता रहता है। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होता है? डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है, तो एंगल कितना होगा? थीटा होगा 90 डिग्री। इस सिचुएशन में वर्क डन जीरो होता है। एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे कुली कोई सामान लेके चल रहा है ना, अपने सर पे, तो उसने सामान लिया, उसका वेट किस तरफ है? वेट डाउनवर्ड है, और वो कुली लेके सामान लेके आगे जा रहा है ना, तो आगे जा रहा है, वो जा तो इस तरफ रहा है, और उसका वर्क डन क्या है? हमारा नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ। उसका वेट देखो, जो उसने वेट लगाया उसका वेट किस तरफ? नीचे की तरफ, और वो चल किस तरफ रहा है? इस तरफ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री एंगल बन गया, तो 90 बन गया, तो इसका मतलब cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो दो एग्जांपल याद रख लेना, एक तो सर्कुलर मोशन, और एक ऐसा कोई भी चीज़ को हम अपने सर पे रख के चल रहे हैं, उठा के चल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो उसका वेट नीचे की तरफ होगा और हम डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है, तो वर्क डन उसको ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है बेटा? ओके। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन, जैसे फोर्स है, देखो ये मैंने बता दिया। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब जब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो। नेगेटिव वर्क डन, देखो अब क्या है, इसका वेट नीचे की तरफ है, लेकिन मूवमेंट किस तरफ हो रही है? इसको खींच रहा है ये, तो मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन थोड़ा इधर उधर हो गई, वेट नीचे की तरफ है। और जीरो वर्क डन, जब बंदा कहीं रुका हुआ है, इसकी कौन सी सिचुएशन है बताओ? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो। तीन सिचुएशन बताई थी मैंने, वर्क डन जीरो हो सकता है, या तो फोर्स जीरो, फोर्स कब जीरो हो सकता है? या तो बॉडी रेस्ट में हो, बिल्कुल रुकी हुई हो, या यूनिफॉर्म मोशन में चल रही हो, फोर्स जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। यानी अगर एक गाड़ी 40 की स्पीड से कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म मोशन में है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो, जैसा कि यहाँ रुके हुए हैं हम, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन कौन सी है हमारी? जब 90 डिग्री हो, कोस एंगल कितना हो हमारा? 90 डिग्री हो, तो भी सिचुएशन वर्क डन जीरो हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम मेजर्स द pace of a given mass,
मतलब देखो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला समझो पहले। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? वर्क डन की यूनिट बताई मैंने तुम्हें? अच्छा मैं बता देता हूँ। यूनिट्स ऑफ वर्क डन होती है, यूनिट्स ऑफ वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला बताओ बेटा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा। थीटा की यूनिट नहीं, वर्क डन फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी मीटर। न्यूटन मीटर होती है, समझ में आया? थीटा तो एंगल है, कॉस थीटा तो एंगल है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूटन मीटर हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। एंगल की कोई यूनिट नहीं है ना कॉस थीटा 1 नंबर देगा, कॉस 90 0 देगा या कॉस 0 1 देगा, ये तो नंबर देगा। तो इसका मतलब यूनिट इसकी और इसकी लगेगी, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को जनरली हम जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जूल। क्लियर है? जे ओके। तो न्यूटन मीटर लिख लो या जूल लिख लो। जूल इज़ द वैसे एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ओके, वर्क यूनिट न्यूटन मीटर है। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मेजर्स द पेस ऑफ अ गिवन मास, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। अब यूनिट क्या हो जाएगी? मास की यूनिट हो गई केजी और वेलोसिटी की हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो लीनियर मोमेंटम को और जनरलाइज और अच्छे तरीके से समझने का मैं बताता हूँ तरीका। देखो जैसे मान लो एक कार है, वो चल रही 40 मीटर पर सेकंड से, है ना। ज़्यादा हो गया, चल मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास एक ट्रक है, वो चल रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा ये बताओ। देखो वेलोसिटी तो दोनों की, वेलोसिटी इसकी भी सेम रख लेते हैं। वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, 40, लेकिन मास किसका ज़्यादा है? मास ट्रक का ज़्यादा है। तो ट्रक का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है। इसका मतलब ट्रक का लीनियर मोमेंटम ज़्यादा का मतलब ट्रक का पेस ज़्यादा है। ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रक को रोकने के लिए बेटा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए कभी भी जब आप अगर मान लो पैदल ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रक के आगे अवॉइड कीजिएगा कि रास्ते से ट्रक जैसे आ रहा है और अचानक से रास्ता क्रॉस कर रहे हो, अवॉइड करिए। क्योंकि ट्रक वाला जान के भी बेचारा रोक नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है। क्लियर है बेटा? तो जितना मास ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लीनियर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, आपने कितना काम किया, है ना। आपने कितना काम किया, ये कैसे आपकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? देखो एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई कितना काम किया आपने। जितना काम किया उतना ही आपकी एनर्जी स्पेंड हुई है। समझ में आया? ठीक है। तो वर्क इज़ इक्वलेंट टू एनर्जी, है ना। कि आपने जितना वर्क किया मतलब उतनी एनर्जी आपकी स्पेंड हुई है, उस चीज़ में खर्च हुई है। क्लियर है बेटा? या जितना वर्क करना है आपको उतनी एनर्जी चाहिए उसको। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि आप कितना वर्क कर सकते हैं वही आपका एनर्जी है। एनर्जी आपकी बेसिकली दो टाइप की है सिलेबस में अकॉर्डिंग, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? द एनर्जी विच इज़ ड्यू टू द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मतलब उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ये मीटरोइड्स आ रहे हैं, वॉक करना, फॉलिंग किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, बॉल को थ्रो करना, एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, फॉल तो नहीं कर रहा, आई एम सॉरी तो फ्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये हमारा काइनेटिक एनर्जी में आता है। जो भी चीज़ मोशन में दिख रही है आपको आसपास, जो भी चल रही है, वो सब के अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर है बेटा? ओके। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मास और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ mv²। क्लियर है बच्चों? ओके। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड एनर्जी, पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव पोजीशन, इलेक्ट्रिक चार्ज और इंटरनल स्ट्रेस। मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, जिसकी वजह से उसने वो पोजीशन होल्ड करके रखी है, चाहे वो रेस्ट में हो, मोशन नहीं, चाहे रेस्ट में हो या किसी फिक्स हाइट पे हो, है ना।
ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी फर्दर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, समझ में आया? ड्यू टू हाइट अबव, और जो भी चीज़ सरफेस से ऊपर है उनके अंदर सबसे पहले कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है बेटा? mgh। क्लियर है बेटा? ओके। दूसरा, एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, याद कर लेना, ठीक है, कई बार काम आ जाते हैं। दूसरा है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब खींचना। जैसे मान लो मैं किसी धनुष को खींच रहा हूँ, है ना, तो उसके अंदर अभी भी रुका हुआ है, लेकिन छोड़ते ही उसके अंदर उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन छोड़ने से पहले उसके अंदर एनर्जी तो थी भाई। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो तीर अचानक से उसके अंदर एनर्जी आई, नहीं, उसके अंदर पहले से एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इलास्टिसिटी। इलास्टिक समझते हैं आप? जैसे आपके सॉक्स में इलास्टिसिटी होती है, आपके नाड़े में इलास्टिसिटी होती है ना, तो वो क्या होते हैं? खिंच जाते हैं, इलास्टिसिटी। इसमें बो में, धनुष में, है ना, ओके, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 kx², ठीक है। k मतलब कांस्टेंट होता है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, आप समझो इसको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वैसे रियली पूछा जाएगा किसी में, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ इसको, ठीक है। इसके जैसा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। जैसे मान लो ये धनुष यहाँ था, इसकी मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन, खींचा, मीन पोजीशन से जितनी दूरी चला गया। स्प्रिंग है, नॉर्मल यहाँ है, खींचा, अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर चला गया, है ना, तो वो उसकी ये एक्स है वो, ठीक है। और एक होता है थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी होती है? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फॉर्मूला बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो, सिलेबस में नहीं है तुम्हारे में, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें हैं तो ध्यान रखना, ये 12th में है, ओके। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे देखो, जब इसको खींच रहे हैं तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही अब इसको छोड़ोगे, किस में कन्वर्ट हो जाए? काइनेटिक में। हमेशा याद रखना, एनर्जी कभी भी ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने खाना खाया, मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? साउंड एनर्जी है। मैं चल पड़ा, मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना बनाया जा सकता है। वैसे ये होता है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को कितनी जल्दी कर देते हैं आप, वो आपकी पावर है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, और इसके टाइम की होगी सेकेंड, या हो जाएगी जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? जूल पर सेकेंड। और इसको वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वाट। क्यों? जेम्स वाट ने बनाई थी सबसे पहले पावर, ठीक है, मतलब उसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो पावर क्या होती है हमारी? पावर की यूनिट होती है हमारी वाट होती है। क्लियर है बेटा? ओके। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी जल्दी आप काम करते हो, जो कम टाइम लेगा। देखो, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये रेसिप्रोकल है, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है, ये कम रहेगा तो ये ज़्यादा रहेगा। मतलब टाइम कम लोगे, मान लो तुम रन करने में, मान लो एक सर्कल पूरा करने में दौड़ लगा रहे हो मान लो, और एक सर्कल पूरा करने में मान लो 1 मिनट ले रहे हो, मुझे 2 मिनट लग रहे हैं, तो आपकी पावर ज़्यादा है क्योंकि आप कम टाइम ले रहे हो। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी। क्लियर है बेटा? ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन लगाएंगे PYQs तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? नॉन ज़ीरो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट to change its momentum. To change its momentum, particle a non-zero net force work on। देखो आ गया ना ट्रिकी क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपको चीज़ समझाने की। अब समझो इसको। अ नॉन ज़ीरो वर्क हैज़ टू बी डन ऑन मूविंग अ पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम।
हमेशा क्या कह रहा है कि नॉन जीरो वर्क हैज़ टू बी डन और मूविंग पार्टिकल टू चेंज इट्स मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम चेंज करने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा। कैसा होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ बेटा। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या मान लें कि अगर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, देखो मास तो होगा ही होगा, वेलोसिटी है तो वर्क डन होगा ही होगा। बोलो नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मैंने बताया था कुली है, सामान लेके चल रहा है, वेलोसिटी है उसके पास कुछ, लेकिन वर्क डन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, cos 90। सर्कुलर मोशन बताया था, वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन एंगल कितना बन रहा है? 90। तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क डन करना पड़े। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। कह रहा है अ नॉन ज़ीरो वर्क हैज़ टू बी डन, ये तो कह रहा है कि करना ही पड़ेगा वर्क डन, तो पार्टिकल का मोमेंटम करने के लिए, चेंज करने के लिए ना। टू चेंज मोमेंटम पार्टिकल और नॉन जीरो नेट फोर्स शुड एक्ट ऑन। बिल्कुल सही बात है, ये तो है भाई। देखो फोर्स तो ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt इक्वल टू फोर्स होता है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ है। टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आप ध्यान से सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी अगर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है ना। मोमेंटम ये p मतलब मोमेंटम हुआ, d/dt का मतलब मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, d/dt, ठीक है। तो फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे भाई जब भी मोमेंटम चेंज होगा। तो अब समझो मेरी बात, मैं इसको जनरल भाषा में समझा दूंगा आपको, उसको छोड़ दो फॉर्मूले का। देखो मेरी बात, एक गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है। अब मेरी बात सुनो, 40 स्पीड से लगातार चल रही है, कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। मैंने बताया था ना, एक्सेलरेशन कब दो सिचुएशन में ज़ीरो होगा, या तो v2 और v1 दोनों सेम हो, या v2 और v1 दोनों क्या हो? ज़ीरो हो। ये रेस्ट वाली सिचुएशन है, यूनिफॉर्म मोशन वाली सिचुएशन है। यूनिफॉर्म मोशन में मोमेंटम सेम है बॉडी का, क्योंकि p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब मेरी बात सुनो, अगर आप 40 की स्पीड के बजाय उसको 50 करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए क्या चेंज हो जाएगी वेलोसिटी? नो 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 नो, नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज होगी, 40 से 50 के वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन होगी तो फोर्स होगा। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, ऐसे समझ लो। या फिर 40 से स्पीड है, रोकना चाहते हो, बिना फोर्स के हो जाएगा? नहीं, फोर्स लगेगा। जब भी मोमेंटम चेंज करोगे, मतलब बॉडी को शिफ्ट करोगे, मान लो 40 स्पीड से चल रही है, उसको शिफ्ट करना है, रोकना है, मतलब उसको ऐसा ही नहीं रहने देना, इसका मतलब फोर्स चाहिए। रुका हुआ है, मोमेंटम ज़ीरो है, चलाना पड़ेगा, पुश करना है तो भी फोर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठीक है। S1 करेक्ट है, S2 कहाँ है? S1 गलत है और S2 ट्रू है, ठीक है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पोजीशन डज अ स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी? देखो स्प्रिंग के पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 kx²। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, x होती है डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे स्प्रिंग है, अभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, मान लो मैंने खींच लिया इसको, तो कितना दूर खींचा है? यहाँ तक खींचा है इतना, ये x है। अब पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए, मतलब ज़ीरो होनी चाहिए भाई, कम से कम होनी चाहिए। तो या तो k ज़ीरो, k तो ज़ीरो नहीं हो सकता कि स्प्रिंग का हर एक का कांस्टेंट फिक्स होता है, हर एक स्प्रिंग की ताकत फिक्स होती है। या तो x कब ज़ीरो हो सकता है? या तो बॉडी क्या हो, तो स्प्रिंग को खींचे ही ना, है ना। और स्प्रिंग लाइंग ऑन द पुल्ड आउट एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड पे लाई करेगा। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी और होती है mgh। मैंने आपको दो पोटेंशियल एनर्जी बताई थी जो सिलेबस में आपके, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये हाइट ज़ीरो हो जाए तो भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो हमें वो सिचुएशन देखनी है जब स्प्रिंग पड़ी हो, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन स्प्रिंग खींचे ही ना, खींचेंगे नहीं तो x ज़ीरो हो जाएगा। तो वो दो सिचुएशन ढूंढनी है हमें, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। और ये रहा पहला ही है, द स्प्रिंग इज़ नाइदर कंप्रेस्ड, ना ही नॉर ही पुल्ड, ना तो खींचे ना ही दबाएं उसको, और ग्राउंड पे पड़ी हो। बाकी सिचुएशन में या तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी या ये वाली होगी, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आगे, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉन ज़ीरो मैकेनिकल एनर्जी बट ज़ीरो मोमेंटम। क्या ऐसा हो सकता है कि मोमेंटम ज़ीरो हो और वर्क डन ज़ीरो ना हो? हाँ, हो सकता है। ऐसा सिचुएशन कब हो सकती है? जैसे वर्क डन कैन हैव नॉन ज़ीरो मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी है, एनर्जी, हाँ एनर्जी हो सकती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट में,
पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? पोजीशन की वजह से हो सकती है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोर्स हो सकती है जब पर मोमेंटम ज़ीरो। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट कैन डू ज़ीरो वर्क डन इवन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। हाँ, नॉन ज़ीरो। अगर फोर्स लग रहा है लेकिन वर्क डन ज़ीरो, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, भी हमने बताया था ऐसी सिचुएशन हो सकती है ज़ीरो वर्क डन की सिचुएशन में। फोर्स लग रहा हो लेकिन वर्क डन नॉन ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो हो लेकिन फोर्स लग रहा हो, वर्क डन फोर्स नॉन ज़ीरो हो, वर्क डन ज़ीरो। हाँ हो सकता है ज़ीरो वर्क डन। और ज़ीरो वर्क डन क्या, मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशन बताई हैं, दोबारा बताऊँ? देखो वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव नॉन मैकेनिकल एनर्जी बट ज़ीरो मोमेंटम। मोमेंटम कैसा हो? ज़ीरो हो। मोमेंटम ज़ीरो मतलब मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो हो। वेलोसिटी ज़ीरो हो तो क्या मान लें कि उसकी एनर्जी भी ज़ीरो? नहीं, उसमें एक एनर्जी हो सकती है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। एन ऑब्जेक्ट हैव कैन ज़ीरो वर्क डन। हाँ हो सकता है ज़ीरो वर्क डन जब फोर्स लग रहा हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्स लग रहा हो, वर्क डन ज़ीरो हो सकता है। ऐसे सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जैसे आप इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो लेकिन वर्क डन नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन दोनों ठीक है। S1 S2 बोथ करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, और एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है ना, कितने टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है। सो कैसा रहा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक लिखिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।